नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आ रहे हैं, इस खबर को जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। नीतीश कुमार की सरकार इस बार फिर बन गई। नीतीश कुमार की सरकार इसलिए भी क्योंकि किसी भी युक्ति से, किसी भी नीति को लगा करके नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी वापस पा ली, भले ही तीसरे नंबर की पार्टी बन गई हो। लेकिन इसके बाद नीतीश सरकार की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। हनीमून पीरियड, सरकार का भी एक हनीमून पीरियड होता है, यानी कि सरकार शपथ ग्रहण के बाद 50 दिन का समय, उस दौरान से ही नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस बार जो सरकार है, सबसे पहले सवाल उठाने का जो ठेका है वो नीतीश कुमार के साथ जो सहयोगी हैं सरकार में, उस दल के ही एक विधायक ने लिया, उसके अध्यक्ष ने भी लिया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी। हम बात कर रहे हैं भाजपा की। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने किस तरह से आपको क्राइम पर सवाल खड़ा किए थे नीतीश सरकार पर, अपने ही सरकार पर। ये एक बड़ा आपने देखा था कि अलग ढंग का जो दृश्य है बिहार की राजनीति में, बिहार के परिपक्ष में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने को मिला था। इसके बाद संजय सरावगी वाला मैटर आपको याद होगा, किस तरह से दरभंगा में बड़ी लूटकांड हुई थी। इसके बाद ये लगा कि ये सिलसिला जो शुरू हुआ, संजय पासवान ने तो आगे बढ़ करके गृह विभाग छोड़ देने तक की बात कह दी। ये सिलसिला जो शुरू हुआ, लगातार सभी भाजपा के नेताओं में एक दूसरे में जो है होता है ना कि एक दूसरे में ही रेस हो जाती है, होड़ मच जाती है कि आप नीतीश कुमार को ज्यादा क्राइम के मसले पर घेर सकते हैं कि हम ज्यादा घेर सकते हैं, फरिया लीजिए। इस तरह की बात जो है देखने को मिल रही थी। लेकिन बात क्या है कि अब फिर एक चिट्ठी बिहार की राजनीति में आई है और इस चिट्ठी के बाद नीतीश कुमार के सरकार पर और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जो है सवाल फिर से खड़ा हो गया। लेकिन इस बार गलती भाजपा की है। गलती कैसे है भाजपा की, इस बात पर भी हम आएंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि गलती कोई करे और सजा किसी को भी मिले, ये कहाँ का न्याय है। दर्शक है बात लाइव के, आप विशेष जानते हैं। चलिए इस बार पहले हम चिट्ठी की चर्चा कर लेते हैं। चिट्ठी कहाँ से आई है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। हिमांशु से हमारे सहयोगी हैं। हिमांशु, ये चिट्ठी किस दल के और किसने लिखा है, कहाँ से आई है, किसको लिखा है, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जी, ये जो चिट्ठी लिखा गया है ये बीजेपी की ही गायत्री देवी है। परिहार विधानसभा सीट आपको पता होगा, जहाँ ऋतु जायसवाल खड़ी हुई थी, काफी हॉट सीट रहा था। तो उन्होंने पत्र लिखा है और मंगल पांडे जी को पत्र लिखा है, यानी कि बीजेपी के ही हैं। बीजेपी के ही हैं। और इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घेरा है और बाकायदा कहा गया है कि जो परिहार विधानसभा क्षेत्र के जितने सदर अस्पताल हों या जो भी अस्पताल हैं, वहाँ पे मरीजों का जांच अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। जो वहाँ के सिविल सर्जन वहाँ मौजूद नहीं होते हैं सरकारी अस्पताल में, अपने आवास से करते हैं, जनप्रतिनिधि का कॉल नहीं उठाते हैं। और बाकायदा सारी चीज़ें कही गई कि अगर एक तो होता है कि प्राथमिक चिकित्सालय से किसी को अस्पताल भेजा जाता है, वहाँ इलाज नहीं होने सीधा वो क्या करते हैं, पीएमसीएच ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको लेकर के मतलब टोटली है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर घिरा है। और अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, मंगल पांडे जी की बात करें, आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले पीएमसीएच में शिलान्यास किया, कहा कि हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल लाने जा रहे हैं, 5,000 करोड़ का खर्च होगा, साथ ही साथ हेलीपैड बनाया जाएगा ताकि मरीज जो है वो हेलीकॉप्टर से सीधा आ जाए पीएमसीएच। लेकिन हम सब जानते हैं पीएमसीएच के बारे में, जब वहाँ कोई पत्रकार कवर करने जाता है तो कैसे उसकी पिटाई होती है। लोकल लेवल से राष्ट्रीय पत्रकार तक की बात कर रहे हैं। अब जब पत्रकार एंट्री नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं, तो सच सामने कैसे आएगा। बात रही मंगल पांडे जी की, तो मैं कहना चाहूंगा कि मंगल पांडे जी, आपको चमकी बुखार याद होगा सोन भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो हुआ, बच्चे की मौत हुई, वो अब तो हुआ ही। दिलचस्प बाकी हम आपको बताना चाहेंगे कि मंगल पांडे जी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, और आपको एक और हैं अश्विनी चौबे जी बैठे हुए थे। बाकायदा सामने अधिकारी बैठे हुए हैं, चिकित्सा के बड़े अधिकारी, और बहुत ही गंभीर मसले पर बातचीत हो रही है। मीडिया की उपस्थिति है वहां पर। और उसके बाद मंगल पांडे पूछते हैं आराम से कि उस वक्त कहीं मैच हो रहा था भारत का किसी और देश के साथ, तो पूछते हैं कि कितना विकेट गिरा है। और इस मसले को लेकर मंगल पांडे की खूब आलोचना हुई थी। मुझे लगता है कि कोई नेता स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है, जब 100 से ज्यादा बच्चे मर जाए चमकी बुखार से, और आप हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और आप ये सवाल पूछ देते हैं कितना विकेट गिरा है, जो आपकी असंवेदनशीलता को दिखाता है। जब आप चमकी बुखार पे आ ही गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि चमकी बुखार के दौरान मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद था। उस वक्त मैं पत्रकारिता जगत में नहीं था, लेकिन सोशल सर्विस में था, सोशल वर्क कर रहा था। और वहाँ जो ग्राउंड की जो रियलिटी थी, जो यूथ की हम चर्चा बार बार करते हैं, बिहार के युवा वर्ग ही हैं जो बिहार को हर बार बचाते हैं। चाहे
आप चमकी बुखार की बात कर लीजिए, पटना जल जमाव की बात कर लीजिए, चलिए चमकी बुखार पे ही आ जाते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चर्चा हुई है, तो अब बेसिक जो वहाँ के जो सदर अस्पताल हैं, वहाँ की जो पीएससी थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ बेसिक थर्मामीटर तक मौजूद नहीं था। चमकी बुखार से लोग, बच्चे जो हैं डेथ कर रहे हैं, किसी के पास, गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद क्या मतलब बचाव के लिए एक पोस्टर लगा दिया था जो गवर्नमेंट ने, लेकिन कोई सुविधा नहीं है किसी। ये यूथ थे पटना से, डॉक्टर्स की टीम गई थी, वो भी प्राइवेट डॉक्टर्स की, सरकारी डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाहर से एनजीओज बहुत सारे आए हुए थे, वो सभी लोग एक एक घर जाकर के विजिट कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। आपको एक प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट कहती है कि जैसे कोरोना के काल में भी गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जो है जारी कर दिया था। गवर्नमेंट टोल फ्री नंबर जारी कर देती है, टोल फ्री नंबर पे आप जाके कॉल लगाइए, कॉल पे आधा घंटा तक आपको गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है स्कीम सुनाया जाएगा। आपको फिर बताया जाएगा कि हमारे प्रतिनिधि दूसरे कॉल पे व्यस्त हैं, जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये जवाब के इंतजार में बहुत सारे जो सांसें हैं वो छूट जाती है, बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं, ये हकीकत होती है। लेकिन उस दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग थे, टीम थी यूथ की, उन्होंने अपना एक प्राइवेट नंबर जारी किया था कि अगर आपके टोले मोहल्ले में किसी भी बच्चे को परेशानी होती है, हम लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से उसे बच्चे को ले जाएंगे, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे। और उसी जो मुजफ्फरपुर का SKMCH अस्पताल है, उसमें हम लोगों की टीम थी, जो यूथ की टीम थी, उन लोगों ने वाटर की व्यवस्था कराना, फैन का मरम्मत करवाना, पूरा एकदम अलग ढंग का बना था। समझिए ना, मरीज भी यहीं पड़े हुए हैं चमकी बुखार से, उसके परिजन पड़े हुए हैं, साथ में सुअर जो है वो सोया हुआ है, ये वहाँ की व्यवस्था थी। तो ऐसे में लेकर के जबकि मुजफ्फरपुर का सबसे हाईटेक अस्पताल होने का सरकार दावा करती है। अगर आप बात करें, मुजफ्फरपुर काफी डेवलप है। और उसमें जहाँ तक PMCH की बात करें, मैं 2 वर्तमान जस्ट करंट इवेंट की याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, 2 साल पहले एक NGO है जिसने बाकायदा एड्स को जांचने के लिए एक मशीन दी थी। वो मशीन क्या करता है कि अगर किसी को एड्स के लिए दवा दिया जाता है, एड्स बीमारी, हम बता दें लगभग 60,000 ऐसे मरीज हैं बिहार में, तो क्या है कि वो मशीन क्या करता है कि अगर एड्स का दवाई दिया गया तो वो कितना कारगर है, कितना काम कर रहा है, इसकी जांच होती है। और बकायदा उस NGO ने 2 साल पहले दिया, और आप समझिए PMCH उसको इंस्टॉल तक नहीं करा पाई। और बकायदा अखबार में एक खबर आई है कि हो सकता है अगले 15 दिन में उसको वो NGO बिहार से बाहर ले जा रही है। कितनी शर्म की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम PMCH को विश्व का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, हम यहाँ मरीज को हेलीकॉप्टर से उतारेंगे, दूसरी तरफ एक NGO जो अपने तरफ से आपको एक मशीन देती है HIV की, आप उसको इंस्टॉल तक नहीं करा पाते हैं। और बाकायदा अब उस NGO ने ये फैसला लिया है कि बिहार से उस मशीन को बाहर ले जाया जाएगा। और वो एक ऐसा मशीन है सुमन भाई जो मात्र पूरे देश के 4-5 राज्यों में ही है। अब बताइए, इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत क्या कुछ कह सकते हैं। ये तो सरकारी उदासीनता की बात हुई, लेकिन जब आप सरकारी व्यवस्था की बात करते हैं और सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, मंगल पांडे जी पिछले मतलब कई बार से, एक बार से अधिक समय से जो है, एक टर्म से वो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री ही बनाया गया। ज्यादा माल है स्वास्थ्य मंत्रालय में ज्यादा बजट होता है, ज्यादा पैसा। जी, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो है अपना पदभार वो संभाले हुए हैं। चमकी बुखार के दरमियान भी वही थे। इसके बाद हम बात करें, चमकी बुखार की बात छोड़ देते हैं, लंबा समय तक हमने उस पर चर्चा कर लिया, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो किरकिरी हुई थी, नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार की नीति की हुई थी, नीतीश सरकार की हुई थी। चलिए, इसको बात को अगर आप भूल भी जाए, ठंडे बस्ते में डाल भी देते हैं, भला कौन याद रखता है। मासूम गए तो गए, अब रिटर्न होगा, भूल जाइए वो बात हर बार, क्योंकि नया आपदा तो बिहार में है ही। नया नहीं होगा तो फिर कोसी क्षेत्र में बाढ़ ही आ जाएगा, नहीं होगा तो पटना ही डूब जाएगा, नहीं होगा तो कोरोना जैसी महामारी, कुछ ना कुछ आपदा आएगा बिहार में। और हर बार सरकार दावा करती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, 60 बेड उस वक्त हुआ था, बढ़ा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। घोषणा रह जाती है, जमीन पे उतरा या नहीं उतरा किसी की मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। चलिए, कोरोना काल की बात कर लेते हैं। जो भी प्रवासी लोग बाहर से आए, क्या कोरोना काल में जांच की व्यवस्था थी? कोई व्यवस्था थी? बिहार के अस्पतालों में समुचित व्यवस्था थी? अस्पतालों में वार्ड नहीं थे? किस तरह से भारत लाइव की टीम ने ही आपको खबर दिखाई थी कि गंगा नदी की मछलियों को हुआ कोरोना? क्यों दिखाया? एक सार्केस्टिक खबर थी, लेकिन क्यों दिखाया गया था? खबर आ रही थी कि कोरोना से जो मतलब घाट पे जलाए नहीं जा रहे हैं, लोग छूने नहीं दे रहे हैं। हमारी पल्लवी थी बुलेट रिपोर्टर, उन्होंने दिखाया था, एक डॉक्टर थी बाहर के, बिहार के बाहर राज्य की डॉक्टर थी, महिला थी, वो उनके जो पिता की किस तरह से की जाती है, वो कहते हैं कि उनके पिता का अंग निकाल लिया गया। किस तरह की बात होती है? अब देखिए, दावा नहीं हो रही है बातें, लेकिन उन्होंने जो दावा किया था उस पे, लेकिन क्या उदासीनता है विभाग की
और स्वास्थ्य मसले को लेकर के बिहार में हमेशा नीतीश कुमार इस पर किरकिरी झेलते रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि भाजपा के पास ये विभाग पिछले नहीं कुछ तो 10 सालों से तो भाजपा के ही पास है स्वास्थ्य विभाग। हम उससे पहले की बात नहीं कर सकते हैं। 10 साल तक हमें सब कुछ याद है, हम 10 साल की पूरी तरीके से बात करते हैं। 10 साल से तो उन्हीं के पास है, भाजपा के ही पास। और जब आप स्वास्थ्य विभाग पर सवाल, बजट तो मिल रही है, सरकार के द्वारा बजट मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप व्यवस्था को बेहतर करने की बात करते हैं। भाई हमने जो कहा कि आपको कोई एनजीओ फ्री में देती है कि आप एक मशीन स्टैब्लिश करिए पीएमसीएच में, और आप पिछले 2 साल से मशीन स्टैब्लिश नहीं करते, बाकायदा सिर्फ मशीन का दाम ही नहीं दिया गया, बताया गया कि इंस्टॉल करने के बाद बाकी जो खर्च होगा सब एनजीओ देगी। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य को लेकर कितनी जागरूक है और कितना जिम्मेदार है। एक बात और, अगर आप पीएमसीएच की हालिया घटना को देखें तो एक ऐसे व्यक्ति का प्रमोशन कर दिया गया जिस स्वास्थ्य अधिकारी की जो है प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी थे, उनकी मौत फरवरी में होती है कोरोना से, और उनका जो प्रमोशन हो गया। सदन में भी आवाज उठी थी कि इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है, आप गलतियों पे गलती कर। यही बताता है कि स्वास्थ्य मसले को लेकर कितना बिहार सरकार गैर जिम्मेदार है, और मंगल पांडे की जिम्मेदारी है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँ, कोरोना का जिक्र आपने किया, देखिए बिहार सरकार बार बार ये क्रेडिट लेती है कि यहाँ कोरोना के मरीज इसलिए कम हुए क्योंकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया। हमने देखा है बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए, जी बिल्कुल, पटना के अस्पताल में। तो इसके लिए स्वास्थ्य स्ट्रक्चर जिम्मेदार नहीं था। अब बताइए, अमेरिका में ज्यादा लोग मरे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका का स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था क्या, कि वहां की सरकारों ने काम नहीं किया। जबकि ये बताता है कि अगर हम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत पूरे विश्व में सबसे निचले पायदान में है, और पूरे भारत में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़िया था, क्योंकि ये मजदूर हैं, धूप में काम करते हैं, पहले बहुत सारे बैक्टीरिया को झेल रहे होते हैं, तो बाकायदा उनका वो इम्यूनिटी पावर था। आप सरकार के तौर पे क्रेडिट नहीं ले सकते कि आपने बढ़िया काम किया इसलिए यहाँ कोरोना कम हुआ है। तो ये अगर कहें, और सबको पता है कि बिहार स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर में पायदान में नीति आयोग का सरकार केंद्र सरकार की डेटा है जो बताती है कि स्वास्थ्य मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए, ये तो स्वास्थ्य विभाग की बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग है बीजेपी के पास। वही बीजेपी के पास जो नीतीश कुमार के पास जब गृह विभाग है, तो उसको लेकर के, क्राइम को लेकर के हमेशा अपने ही सरकार को, अपने ही घटक दल को घेरते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में जब बीजेपी की विधायिका ही जो है अपने ही पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको उन्हें पत्र लिखना पड़ता है कि इतने दिन बाद भी, इतने दिन से आप ही हैं सत्ता में, इसके बाद वहां अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो वहां ढंग से डॉक्टर तक ढंग से रेगुलर नहीं है, ढंग से जो सुविधाएं मौजूद नहीं है। इसको लेकर के जब बीजेपी के ही विधायिका को सवाल उठाना पड़ता है तो इससे शर्मनाक वाली बात क्या होगी। लेकिन इसको लेकर के भी जब नीतीश कुमार पर, अब बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी इन मसलों को लेकर के भी, स्वास्थ्य मसला को लेकर के भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करेगी। और नमन सर डिस्कस कर रहे थे, हम लोग को बता रहे थे कि बीजेपी की विधायकों को क्या जरूरत आन पड़ी कि आप अपने ही पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको आप पत्र लिखते हैं। बकायदा आप तो घर में भी बात कर सकते हैं ना, जब घर का मसला है आपको पत्र लिखने की क्या जरूरत पड़ी। ये तो नमन सर का क्वेश्चन था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सुन भाई, क्या लगता है आपको कि बीजेपी के अंदर भी बगावत तो नहीं है, कहीं वो विधायिका का मन तो नहीं बदल रहा है कि किसी और पार्टी में चली जाए। बीजेपी की बात कर ले तो हमारे संपादक डॉक्टर नवनीत मिश्रा पहले ही कह चुके हैं, बीजेपी में भी अलग अलग खेमा है। आज के पंचनामा के दौरान भी चर्चा हुई थी किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर, पावर सेंटर्स है, खेमा अलग है, सबकी अलग अलग लोगों में आस्था है, अलग अलग नेता में आस्था है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकार सत्ता में है उसमें भी अगर आप अलग अलग दल के रूप में देखें तो नीतीश कुमार जो है अपनी जिम्मेदारी को लेते हुए दिखते हैं, इधर बीजेपी अलग लेकर के चलती है। लेकिन जब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या ये मान के चला जाए कि ये बीजेपी के पास है तो इसका विकास नहीं होगा, क्या ये मान करके चला जाए कि ये नीतीश कुमार के पास है तो बीजेपी के लोग उस पर सवाल उठाएंगे। खुद में आप पक्ष विपक्ष का खेल खेल रहे हैं। जनता ने तो आपको वोट दिया, आपके गठबंधन को वोट दिया, अगर आपको सत्ता में दिलाया है, नेतृत्व दिलाया है, तो किस कारण दिलाया कि आप उनके लिए बेहतर प्लानिंग कर सके, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सके। लेकिन इन सभी मामलों पर पार्टी और दल जो है आपस में ही उलझ करके दिख जा रही है, उलझी हुई दिख रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर जनता के पास से वो सारी सुविधाएं तो गायब है। तभी जाकर के बीजेपी के विधायिका को जो है अपने ही दल के नेता के खिलाफ, अपने ही दल के मंत्री के खिलाफ जाकर के सवाल उठाना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार इन सभी मामलों पर मौन तो नहीं रहेंगे। क्राइम पर उन्होंने बहुत झेला है और जदयू के लोगों ने भी बहुत झेला है, तो मौका तो है। अब देखिए क्या होता है बिहार की राजनीति में, इस चिंगारी से कितनी आग जलती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आज की रातों रात में इतना ही। आपको कैसा लगता है हमारा शो, आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। सहयोग के लिए यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहां जाकर के आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
और खबरों को शेयर कर सके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खबर को शेयर करना है बिल्कुल निःशुल्क। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।